नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में इससे पहले हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट और जितने भी एक्ट है उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों पड़ता है 1909 का भारत शासन अधिनियम का नाम? तो मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे। उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ता है। ठीक है, इन्होंने कुछ अधिनियम में कुछ सुधार किए थे, जिसके चलते 1909 का भारत शासन अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ता है। तो देखिए, गवर्नर जनरल क्या होता है, वायसराय आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में, फिर भी जान लीजिए। गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति का नाम मिंटू मोहन होता है, ठीक है, वो मिंटू के भी नाम से जाना जाता है और मोहन के भी नाम से जाना जाता है। एक ही व्यक्ति के कई सारे उपनाम होते हैं। उसी प्रकार से जो भारत यानी कि ब्रिटिश प्रांतों में जो प्रतिनिधित्व करता था उसे हम लोग गवर्नर जनरल कहते थे। ठीक है, उसी व्यक्ति को मान लीजिए एक ही व्यक्ति है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो अपने नानी के घर जाता है तो उसका नाम सोनू पड़ जाता है। ठीक है, अगर वो अपने दादी के घर जाता है तो उसका नाम पप्पू पड़ जाता है। ठीक है, तो नाम अलग अलग है लेकिन व्यक्ति एक ही है। जब जब गवर्नर जनरल कब कहलाता था वो व्यक्ति, जब ब्रिटिश प्रांतों में वो प्रतिनिधित्व करता था तो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, और देसी रियासत में वो जब प्रतिनिधित्व करता था, ये वहां के राजा से मिलने के लिए जाता था, तो वो वायसराय कहलाता था। तो व्यक्ति एक ही है। मान लीजिए लॉर्ड मिंटो है, वो जब ब्रिटिश प्रांत में जा रहा है तो गवर्नर जनरल कहलाने लग रहा है, और फिर लॉर्ड मिंटो जब देसी रियासतों में जा रहा है तो वो वायसराय के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन व्यक्ति एक ही है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का नाम है दिनेश, मान लीजिए। अब दिनेश को उसके नानी घर में पप्पू के नाम से जाना जाता है और नानी के दादी के घर में वो मतलब सोनू के नाम से जाना जाता है। तो दादी और नानी के घर में अलग अलग नाम से जाना जा रहा है लेकिन व्यक्ति वही है। बात समझ में आया? जब लॉर्ड मिंटो जब ब्रिटिश प्रांत में प्रतिनिधित्व करने या मिलने के लिए जा रहा है तो गवर्नर जनरल करा रहा है, और जब लॉर्ड मिंटो वही देसी रियासत में जा रहा है तो वायसराय के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ते हैं मगर इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, इसीलिए आज मैं आपको बता दिया। उसके बाद देखिए विशेषताएं क्या है। 1909 का भारत शासन अधिनियम के कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग जानेंगे। तो विशेषताएं यह है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है। 1909 का भारत शासन अधिनियम का पहला विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो सेकंड को हम लोग जानते हैं। तो सर विशेषता क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड मिंटो सेकंड को। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मुसलमानों को इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। बजट निर्माण के संबंध में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई गई। ठीक है, उसके बाद देखिए वायसराय परिषद और भारत परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, और भारत परिषद में जो भारतीय सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत परिषद के सदस्यता के रूप में अपना पद ग्रहण किया? वो थे सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत परिषद के सदस्य के रूप में अपना पद ग्रहण किए। ठीक है, उसके बाद देखिए
उसके उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में, यानी कि 1909 में इसकी शुरुआत होती है। धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाता है। 1919 में भी इसका विस्तार होता है, फिर 1935 में इसका विस्तार होता है। तो 1919 में क्या विस्तार होता है, इसको हम लोगों को जानना होगा। तो 1919 में जो है आंग्ल भारतीय को जो है यह सुविधा दी गई, फिर सिखों को यह सुविधा दी गई, भारतीय ईसाइयों को यह सुविधा दी और यूरोपियन को सुविधा दी गई। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय उनको कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसकी माता अगर भारतीय है और पिता अगर यूरोपियन है, तो वो बच्चा आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन कहलाता है। ठीक है, आशा करते कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यह सुविधा सिखों को दी गई। भारतीय ईसाई क्या होते हैं? आपको पता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों का आना प्रारंभ होता है और भारत के लोगों को ईसाई बनाया जाना लगा। ठीक है, तो जब भी ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं और भारत के लोगों को ईसाई बनाते हैं, तो वहां के जो ईसाई है भारत के, वो भारतीय ईसाई के नाम से जाने जाते हैं। यूरोपियन आपको पता है। उसके बाद देखिए 1935 में यह सुविधा किसको दी गई? तो यह सुविधा महिलाओं को दी गई, मजदूरों को दी गई, दलितों को दी गई। ठीक है, उसके बाद आगे ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब ये क्या है? देखिए देखिए इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मॉन्टेग्यू को था, जिस प्रकार से चेम्स आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्ले मिंटो, उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड भारत के जनरल गवर्नर या वायसराय है। तो आपको समझ में आ गया मॉन्टेग्यू कौन है? तो भारत सचिव। चेम्सफोर्ड वही है, एक ही व्यक्ति है। जब वो ब्रिटिश प्रांत पे प्रतिनिधित्व करेगा तो गवर्नर जनरल का रहेगा। चेम्सफोर्ड अगर देसी रियासतों में अपना प्रतिनिधित्व या वहां के राजा से मिलने जाए तो वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। तो ब्रिटिश प्रांत में वो किस नाम से जाने जाएंगे? चेम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल। और देसी रियासत में किस नाम से जाने जाएंगे? चेम्सफोर्ड, वायसराय के नाम से। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या प्रावधान थे इसके। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम, उनके कुछ प्रावधान थे, वो क्या क्या है उसको जानिए। तो पहला नंबर में है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार होता है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे देखा कि आंग्ल भारतीय, सिखों और भारतीय ईसाई और यूरोपियों को यह सुविधा दी जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि भारत में लोक सेवा का गठन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोक सेवा का गठन 1919 में तो हो जाता है, लेकिन यह असफल हो जाता है। फिर 1923 में ली कमीशन का गठन किया जाता है। फिर ली कमीशन के तहत एक और आयोग बनाया जाता है 1926 में, जिसे हम लोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष थे सर रोजर बारकर। ठीक है, उसके बाद ठीक 1935 ईस्वी में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 1935 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। फिर आगे चलकर 1950 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जिसे हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं। और यूपीएससी का जो है यूपीएससी के बारे में जो भी जानकारी है वो हमें अनुच्छेद 315 में देखने को मिलता है। यानी कि यूपीएससी का जिक्र अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। ठीक है, एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सत्ता दो अलग अलग निकायों के बीच विभाजित होती है, जिसे हम लोग द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। और देखिए द्वैध शासन के जो जनक है वो कौन थे? तो लियो नेल कार्टिस थे। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका नाम नियो लेन के नाम को हम लोग कहीं कहीं पे नियो लियोनिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नियोलिस कार्टिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए
नियोनेल के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। तो देखिए दो तरह के नाम मिलेंगे अलग अलग बुक में, अलग अलग कहीं पे लियोनिस के नाम से भी जानेंगे, कहीं कहीं नियो नेल के भी नाम से हम लोग इसको जानेंगे। तो इसके नाम है लियोनिस कार्टिस, ठीक है, जो द्वैत शासन के जनक है। आप लोग अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को लिख दिया, और यहाँ पे अंग्रेजी नाम भी है, ठीक है। अब देखिए प्रांतों में द्वैत शासन, देखिए प्रांतों में द्वैत शासन क्या है। तो प्रांतों में आप लोग जानते हैं कि प्रांत में गवर्नर जनरल का जो है शासन हुआ करता था, और गवर्नर जनरल जो है प्रांतों के विषय को दो भागों में बांट करके जो है शासन को चलाने में उन्हें सुविधा होती थी, इसलिए वो क्या करते थे कि प्रांत के विषय को दो भागों में विभाजित किया करते थे। तो एक थे आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय, ठीक है। आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या है आरक्षित विषय, तो प्रांतों में जो है प्रांतों को दो भागों में बांट देना, ठीक है, जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत आय, न्याय, राजस्व, पुलिस ये सब आते हैं, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में जो है व्यय आ जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्थानीय शासन, ठीक है। उसके बाद देखिए कानून। अब आरक्षित विषय में कानून कौन बनाएगा, तो गवर्नर के परिषद बनाएंगे, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में कानून कौन बनाएगा, तो व्यवस्थापिका बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट, ठीक है। चौथा नंबर 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब उसके बाद 1919 में जो है नरेंद्र मंडल का गठन जो है देशी रियासतों में बनाया गया, लेकिन नरेंद्र मंडल जो है ये असफल हो जाता है, वहां के देशी रियासत जो है इनका विरोध कर देते हैं, इसलिए ये लागू नहीं होता है। नरेंद्र मंडल गठन होता है लेकिन लागू नहीं होता। उसके बाद देखिए भारत परिषद का व्यय ब्रिटिश राजकोष से होगा, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तरह अब भारत परिषद का जो व्यय है वो ब्रिटिश राजकोष से होगा। उसके बाद देखिए भारत परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत न्यूनतम जो सदस्य है वो 8 होंगे और अधिकतम सदस्य 12 होंगे, ठीक है। अब भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति होगी, ठीक है। 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।